नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। चार बड़ी खबरें जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे गोवा अग्निकांड की। थाईलैंड से गिरफ्तारी के बाद लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। लूथरा ब्रदर्स पर क्या क्या आरोप हैं, कैसे गोवा अग्निकांड के बाद ये भारत से फरार होने में कामयाब हुए थे, फिर कैसे इन पर शिकंजा कसा गया, कैसे इंटरपोल की मदद ली गई, कैसे इनको वापस लाया गया। गोवा अग्निकांड की अब तक की पूरी टाइमलाइन के साथ पूरी डिटेल और हर बड़ी खबर इस खबर से जुड़ी हुई आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर में बात होगी जम्मू कश्मीर की। सेना और आतंकियों के जवानों के बीच मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों ने जैश के कई आतंकियों को घेरा हुआ है। अपडेट के साथ पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर में बात होगी लखनऊ की। सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी मंत्रियों के साथ आला अधिकारियों को शामिल किया गया है। क्या है इस बैठक का एजेंडा, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे की। इस हादसे में अभी तक क्या अपडेट है और कितने लोग घायल हुए हैं, पूरी खबर आपके सामने डिटेल से रखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। गोवा के गुनाहगारों का गेम ओवर हो गया है। लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाया गया है। गोवा के गुनाहगारों को अब उनकी किए की सजा दी जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गोवा अग्निकांड, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। गोवा अग्निकांड में मुख्य आरोपी हैं दोनों भाई। नाइट क्लब हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी। ये तस्वीरें आप देखिए। थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स को लाया गया है भारत। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मिल रही है। गोवा अग्निकांड में मुख्य आरोपी हैं दोनों भाई। दोनों को भारत ले आया गया है क्योंकि जैसे ही इस नाइट क्लब में अग्निकांड की बात सामने आई, खबर सामने आई, ये दोनों चुपचाप भारत से फरार हो गए थे, भाग गए थे और थाईलैंड पहुंच गए थे। और उसके बाद थाईलैंड से इनकी तस्वीर भी सामने आई थी, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। ये तस्वीर उस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जब लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां लूथरा ब्रदर्स को भारत लेकर पहुंची और ये उस रात की तस्वीर है जब नाइट क्लब में आग लगी थी। अब इन दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से अब इन पर सुनवाई होगी। ये देखिए, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की तस्वीरें हैं, जिन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई और गुनहगारों को सजा देने का भरोसा दिया था। गोवा अग्निकांड पर बड़ी खबर है। लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। थाईलैंड से भारत लाया गया है। गोवा अग्निकांड में दोनों मुख्य आरोपी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और थोड़ी देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा लूथरा ब्रदर्स को। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जब लूथरा ब्रदर्स को लाया गया। दोनों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन ये वही दो लोग हैं जो गोवा में नाइट क्लब में अग्निकांड के बाद फरार हो गए थे। लेकिन अब दोनों को भारत वापस ले आया गया है। दिल्ली में जैसे ही लैंड हुआ, दिल्ली में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब इन दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। बड़ी खबर यह है कि गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के दो मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत ले आया गया है। थाईलैंड से भारत लाया गया है और गोवा अग्निकांड में दोनों मुख्य आरोपी हैं। अब दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि गोवा अग्निकांड, जो नाइट क्लब में अग्निकांड हुआ था, उसमें मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत ले आया गया है। थाईलैंड से भारत लाया गया है। दोनों गोवा अग्निकांड में मुख्य आरोपी। अब तक क्या क्या हुआ ये भी जान लेते हैं। 6 दिसंबर को क्लब में आग लगी थी। यहां पर नाइट क्लब में शो चल रहा था। इसमें एक फायर शो भी रखा गया था, जिससे अचानक पूरे क्लब में आग लग गई। तो आपको बता दें कि गोवा अग्निकांड में अभी तक क्या क्या हुआ है। लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है। थाईलैंड से भारत लाया गया है। गोवा अग्निकांड में दोनों मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें अब भारत वापस लाया गया है और अब इन पर जो भी जुडिशियल कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। दोनों को वापस भारत लाया गया है क्योंकि दोनों भारत छोड़कर फरार हो गए थे जिस दिन गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड की घटना सामने आई थी। अभी तक क्या क्या हुआ है इस मामले में ये भी देख लीजिए। 6 दिसंबर की यह घटना है। क्लब में आग लगी और इसके बाद से ये क्लब धू धू करके जलने लगा और 25 लोगों की जान चली गई। फायर शो के दरमियान ये आग लगी थी। फिर 7 दिसंबर को सौरभ और गौरव लूथरा इंडिगो फ्लाइट से फरार हो गए, थाईलैंड पहुंच गए। ये वो वक्त था जब इंडिगो फ्लाइट में बहुत क्राइसिस सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी ये भारत से निकलने में कामयाब रहे। इसके बाद लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। 9 दिसंबर को इन दोनों के खिलाफ इंटरपोल से मिलकर भारतीय एजेंसियों ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया।
10 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया। 11 दिसंबर थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी हुई। 16 दिसंबर लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस ले आया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंकज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। पंकज, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल विवेक, देखिए लूथरा ब्रदर्स जो है यहाँ पर एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर पहुँच चुके हैं। लगभग 40 से 45 मिनट का वक्त हो चुका है। अभी भी अंदर उनका जो कागजी प्रक्रिया है वहाँ पर गोवा पुलिस, दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। उसके साथ साथ जो डिपोर्ट सेंटर से जिस तरह से वहाँ से लाए गए थे उनकी टीम भी वहाँ लिखा पढ़ी का काम, तमाम जो कागजी कार्रवाई हो वो पूरा करने के बाद ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वही आईजीआई टर्मिनल 3 का गेट है। इसी गेट से लूथरा ब्रदर्स को बाहर ले जाया गया। यहाँ से एक आईजीआई अस्पताल है, अस्पताल में ले जाया जाएगा। वहाँ पर उनका मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद वहाँ से उनको पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद अगली कार्रवाई जो होगी वो किया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से लगातार देखा जाए कि इन्होंने इस घटना के बाद ये लोग फरार हुए थे, वहाँ लगातार एजेंसियों ने सतर्कता दिखाते हुए, भारत सरकार भी उसमें एक्टिव हुई, पासपोर्ट इनका कैंसिल किया गया। उसके बाद वहाँ से इनको हिरासत में ली है थाईलैंड की पुलिस, वहाँ से फिर यहाँ डिपोर्ट किया गया। तमाम जो है दिल्ली के एजेंसी के कई अधिकारी ऐसे थे जो वहाँ पर गए थे, वो भी वहाँ पर शामिल थे। उनके साथ यहाँ पर डिपोर्ट सेंटर लाया गया। डिपोर्ट सेंटर के बाद यहाँ आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुँचा गया है। यहाँ जो है गोवा पुलिस उनको हिरासत में ले ली है। पूछताछ के साथ तमाम जो कागजी कार्रवाई है की जा रही है। और कुछ ही देर के बाद यहाँ से अभी आपसे जो जानकारी मिल रही है, आपसे कुछ ही वक्त के बाद यहाँ से उनको अस्पताल ले जाया जाएगा, वहाँ पर उनका मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ से उनको लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट जाएगा, वहाँ पर अगली कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरा सिलसिला जो था ये लगभग पूरा हो चुका है। लिखा पढ़ी का जो कार्य था वो भी पूरा हो चुका है। अब से कुछ ही क्षण में यहाँ से बाहर आएंगे। उसके बाद यहाँ से अगली कार्रवाई जो है, तैयारियाँ पूरी है तमाम। देख सकते हैं मेरे पीछे आपकी यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआईएसएफ की टीम यहाँ पर जो है तैनात है। अंदर गोवा पुलिस की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, तमाम टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। वहाँ पर उनको जो उनकी कागजी कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से ले करके उनको इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया जाएगा। वहाँ पर उनका मेडिकल कराने के बाद जो है पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। तमाम अगर देखा जाए जिस तरह से ये लोग यहाँ से देश छोड़कर भागे थे, उसके बाद से यहाँ जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने चौकसी दिखाते हुए उनको वहाँ से कहीं न कहीं अपने देश में लाने में सफलता हासिल किया है। तमाम जिस तरह से आरोप थे जिन लोगों के, इनके अगर देखा जाए मैनेजर से लेकर के तमाम ऐसे कर्मचारी थे जिनको गोवा पुलिस ने अपने कस्टडी में ले रखा है, पूछताछ किया था। इनका जो लिंक था, इन्होंने घटना के तुरंत बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह से वहाँ कार्रवाई के दौरान जानकारियाँ मिली थी कि इनका नंबर जो था वो ड्राइवर के नाम से लिया गया था, सिम नंबर, तमाम ऐसी चीज़ें जो गोवा पुलिस के पास हैं कि इनसे पूछताछ करने के बाद ही स्पष्ट होगा कि इन लोगों ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या कारण था, क्यों इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया था, या इनकी जो भी कमियां थी, इन तमाम चीज़ों को जो जानकारी है, जहां तक हो सकता है कि उन कर्मचारियों के साथ इनको बैठा करके गोवा पुलिस पूछताछ कर सकती है। तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल अभी प्रक्रिया अंदर की जो है पूरी कर ली गई है। कुछ ही क्षण में वो बाहर आएंगे। यहाँ से अस्पताल में मेडिकल के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। गोवा पुलिस किस तरह से कोर्ट में रिमांड की बात करती है या उनको पेशी के दौरान क्या क्या चीज़ें रखती है, ये भी चीज़ देखने वाली होगी। जी विवेक, मुझे लगता है पंकज अभी गोवा पुलिस ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद दोनों आरोपियों को गोवा ले जाया जाएगा। फिर गोवा में पुलिस जो है वो इन्हें रिमांड में लेगी और फिर पूछताछ करेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पटियाला हाउस कोर्ट में बेसिकली पेश करने का मकसद गोवा पुलिस का ये रहेगा कि वो उनको परमिशन मिले कि वो इनको दिल्ली से गोवा लेकर जाएं और फिर वहाँ पर जो भी जुडिशियल प्रोसेस है उसको पूरा करके इनको इनके किए की सज़ा दिलवाई जाए। गोवा पुलिस ये कोशिश करेगी। बिल्कुल विवेक, देखिए प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत अगर यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के आईजीआई एयरपोर्ट में अगर किसी को आरोपी या किसी को गिरफ्तारी होती है तो इसका मेडिकल भी जो है आईजीआई इंदिरा गांधी अस्पताल में किया जाता है। वहाँ पर मेडिकल होगा। उसके बाद जैसा प्रोसेस है उस प्रोसेस के आधार पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद गोवा पुलिस उनको यहाँ से हिरासत में लेकर के या जो जिस तरह की कोर्ट के द्वारा उनको टाइम मिलता है, कितने दिन की वो लोग कस्टडी मांगते हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरह से वो यहाँ से ट्रांसफ़र करने की बातें, तमाम चीज़ें हैं वो उसके बाद जो प्रक्रिया होने के बाद ही गोवा पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा।
जाएगा और गोवा पुलिस यहाँ से लेकर के उनको जाएगी। वहाँ जाने के बाद जो चीज़ें, जो पहेली बनी हुई है, उन पहेलियों पर भी गोवा पुलिस काम करेगी। हो सकता है कर्मचारियों से जो चीज़ें मिली है इनके साथ बैठा करके, क्योंकि मालिक है तो उनके सामने बैठा करके बात करें तो और भी अहम चीज़ें या अहम सबूत मिल सकता है इस कड़ियों से जुड़ा हुआ, कि क्या कारण था इनके भागने का, क्या मकसद था। इस तरह जो अग्निकांड में 25 लोगों की जान गई थी, क्या कमियां थी, किस वजह से, किस तरह से, कब से ये लोग इस तरह से काम कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों पर जो है पहेलियां वो सुलझेगी, कई अहम चीज़ें निकल सकती हैं। तो ये गोवा पुलिस पूछताछ करेगी, उसके बाद खुलासा होगा। लेकिन जो प्रक्रिया है आईजीआई एयरपोर्ट की लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर पहुँचे हुए लगभग 1 घंटे के आसपास होने जा रहा है। अंदर जो लिखा पढ़ी का प्रोसेस था उसको पूरा कर लिया गया है। अब से कुछ ही क्षण में इसी गेट से वो बाहर आएंगे। देखिए तमाम जो है एजेंसी यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस अंदर, देखिए सीआईएसएफ की टीम तैनात है, उनका इंतजार है। यहीं से निकलेंगे, उसके बाद इनको यहाँ पे अस्पताल ले जाएगा। अस्पताल ले जाने के बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा। बिल्कुल, मेडिकल एक प्रोसेस है, वो बिल्कुल आरोपियों को मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल करा के भी कोर्ट में पेश कराया जाता है। बेसिकली गोवा पुलिस की कोशिश ये रहेगी ट्रांजिट रिमांड पर लेकर वो इनको गोवा लेकर जाए और गोवा में ही अब इन्वेस्टिगेशन चलेगी, क्योंकि मामला गोवा राज्य से जुड़ा हुआ है और वहीं से ये घटना सामने आई तो पूरा जो ये प्रोसेस है, जांच का प्रोसेस और ये जुडिशियल प्रोसेस वहीं पूरा किया जाएगा। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अमूमन ऐसे देखा नहीं जाता था कि जब कोई आरोपी भारत छोड़कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाए और जब फौरन हफ्ते भर के 2 हफ्ते भर के अंदर वापस ले आया जाए, तो ये नए भारत की नई ताकत भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनके में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जैश के आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है। 3 आतंकियों को घेरा गया है। कश्मीर में आतंक का आखिरी दिसंबर में इसे कहा जा रहा है। हालांकि मुठभेड़ में एसओजी का एक जवान शहीद हुआ है, 2 घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जैश के कई आतंकियों को घेरा हुआ है। उधमपुर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। उधमपुर में सेना और आतंकी आमने सामने आए हैं। मुठभेड़ में एसओजी का एक जवान शहीद हुआ है, 2 घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जैश के कई आतंकियों को घेरा है। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर भी आ रही है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ अभी तक उसको भी देख लेते हैं। उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में एसओजी का एक जवान शहीद हुआ है, 2 घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जैश के कई आतंकियों को घेरा है। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर इस वक्त आ रही है। नासिर खान हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। नासिर, क्या जानकारी इस एनकाउंटर के बारे में, और कहा जा रहा है जैश के कुछ आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए विवेक, कल देर रात जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को एक कड़ी सूचना मिली थी कि इलाके में 3 आतंकी जो है वो मौजूद है। उसके बाद अगर देखा जाएगा उस इलाके को जो है मुआसे में लिया गया। लेकिन जहाँ पे ये 3 आतंकी छुपे हुए थे, उसके बाद ही उन आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें एक एसओजी का जवान जो गंभीर रूप से घायल हुआ और दो जो है जिनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन जो अमजद, एक एसओजी का ब्रेव जवान था, उसको जो है नजदीकी अस्पताल मुंतकिल कोशिश करने की, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। उसके बाद अगर देखा जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अन्य भारतीय सेना या सीआरपीएफ या बीएसएफ के जवान जो है इस इलाके को मुआवजे में लिया। ये आतंकी तीनों जो है एक डेंस फॉरेस्ट में जो है वहां से भागने में फरार हुए। लेकिन तमाम तरह जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है इसको उधमपुर के इलाके में उनको सील किया गया है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती जो है की गई है। आज दिन में जो है आईजीपी जम्मू उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की, 3 आतंकी जो जैश मोहम्मद से जिनका वारसा बताया जा रहा है वो इस इलाके में जो है उनको ट्रैप किया गया है। जो भी इस घने जंगल के एग्जिट पॉइंट्स है उनको जो है सील किया गया है। वहां पे भारतीय सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को जो है तैनात किया गया है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा जैश मोहम्मद के लिए एक बड़ा धचका ये साबित हो सकता है, क्योंकि हमने पहले से लगातार देखा कि जम्मू कश्मीर घाटी में लगातार जैश की मूवमेंट जो है, जैश आतंकी की मूवमेंट जो है वो अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। चाहे पीर पंजाल की बात करें, कुटवा सांबा की बात करें, या हम कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर की बात करें, स्पेशली श्रीनगर की बात करें, पहले ही इनपुट था कि जैश मोहम्मद जैसे आतंकियों की जो मूवमेंट है वो देखी गई है। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआईके, एनआईए ने जो है शिकंजा कसा, ओजीडब्ल्यू के साथ साथ तमाम टेरर एसोस के घर पे छापेमारी की। हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि अवंतीपुरम में भी एक जैश मोहम्मद का ओवरग्राउंड वर्कर जो है उसको गिरफ्तार किया गया। उनसे जो है भारी मात्रा में असला गोला बारूद रिकवर किया गया। 14 तारीख को शाम देर रात जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम ने, श्रीनगर की टीम ने बेमना में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें 3 ओजीडब्ल्यू आतंकी जो है
उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे भारी मात्रा में पोस्टर जो है वो बरामद किया गया। उसके बाद जब उनके साथ पूछताछ की गई तो आज उन्होंने खुलासा जो है वो किया कि नटीपोरा के इलाके में एक कब्रिस्तान है, वहां पे उन्होंने असलौल गोला बारूद जो है वो रखा गया। वहां से जो रिकवरी हुई उसमें एक चाइनीज ग्रेनेड, 10 AK-47 के राउंड्स और 100 के करीब जो है पोस्टर्स वहां पे वो रिकवर किए गए। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, स्लीपर सेल्स जो है फिर से एक्टिवेट हो गए कश्मीर, फिर से वो जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन को यहाँ पे उसकी जड़ें मजबूत करने के लिए जो है दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन वही सिक्योरिटी एजेंसीज पे शिकंजा लगातार उन पे जी कसी जा रही है। जी। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तमाम तो जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के OGW जितने भी उनको जेलों के पीछे धकेला गया, और वही तस्वीर जो है उधमपुर के जिले में नजर आई आज। उससे पहले अगर जम्मू में भी अगर जम्मू में पहले ही और जैश मोहम्मद जैसे ऑलराउंड वर्कर को एक हिरासत में लिया गया, जिसे तैयार किया गया था ऑनलाइन ग्रुप में इसको तैयार किया गया था सुसाइड अटैक के लिए। उसने भी कई सारे खुलासे किए गए। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा मॉड्यूल जो है जैश मोहम्मद का जो एज ए स्लीपर सेल्स काम कर रहा है जम्मू नासिर कश्मीर में, उसका जी पर्दाफाश होगा। नासिर, ऐसा है क्या विंटर्स में इनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है और इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए बिल्कुल विवेक, मैं आपको बताते ही चलूं कि इस बार जो विंटर्स है उसमें बर्फबारी ना होने के कारण घुसपैठ करने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अगर देखा जाएगा बर्फबारी नहीं हुई है। और लॉन्चिंग पैड जो है लगातार स्पेशली जम्मू सेक्टर में 14 से जायद लॉन्चिंग पैड जो है टेरर लॉन्चिंग पैड वो रिएक्टिवेट किया गया। उसमें करीब 150 से जायद आतंकी वेल ट्रेंड आतंकी जो है इसी फिराक में है कि कैसे हमें मौका मिलेगा घुसपैठ का। चाहे कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, उधमपुर की बात करें, तो वहां पे जो अपोजिट एरियाज है जो पाकिस्तान के सियालकोट और जाबलपुर के एरियाज में 14 से ज्यादा टेरर लॉन्चिंग पैड जो है उनको रिएक्टिवेट किया गया। वहां से आतंकी इसी फिराक में है कि कब हमें मौका मिलेगा कि हम जो है सरहद पार करके आएंगे। वही तस्वीरें जो है कुपवारा की बात करें, केरन की बात करें या उड़ी की अगर बात करें, बर्फबारी ना होने के कारण इन्फिल्ट्रेशन के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन वहीं पे जो सुरक्षा बल जो 24 घंटे लगे हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनको लेस किया गया है और नाइट विजन वेपन्स के साथ भी उनको रखा गया है ताकि कोई ऐसा वाकया ना हो। हमने देखा बर्फबारी नहीं हो रही है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है टेररिस्टों के लिए, क्योंकि बर्फबारी की आड़ में बड़ी मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है और खासकर विंटर्स में लॉन्चिंग पैड एक्टिव इसलिए ही किए जाते हैं। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए और तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। सीएम योगी ने बैठक बुलाई है, मंत्री से लेकर सचिव कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। सीएम योगी की बैठक विशेष बताई जा रही है। बड़ी खबर है, लखनऊ में सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई है। सभी मंत्री राज्य मंत्री बैठक में मौजूद हैं, प्रमुख सचिव विभागीय सचिव भी मौजूद हैं। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में हालांकि अब इलेक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, साल 2026 का ही वक्त रह गया, 1 साल का वक्त रह गया है और 2027 के शुरुआत में ही इलेक्शंस कराए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं और सरकार की जो काम है उसे जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उसकी जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा जरूर हो रही होगी। बता दें आपको कि विकास योजनाओं की समीक्षा पर भी बात हुई है, कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए ये भी देख लेते हैं। इस बैठक में सभी मंत्रियों को शामिल किया गया है, मुख्य सचिव को शामिल किया गया है, अपर सचिव को शामिल किया गया है, प्रमुख सचिव को शामिल किया गया और सभी विभागों के सचिव को इस बैठक में शामिल किया गया। इस बैठक के बारे में और डिटेल से आपको जानकारी देंगे हमारे संवाददाता नित्यानंद। सीधे उनके पास चलते हैं। नित्यानंद, इस बैठक के बारे में क्या खबर है आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक अहम बैठक बुलाई, जिस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा के साथ साथ उन लंबित विकास परियोजनाओं पर मोहर लगाना था जो कि काफी वक्त से आगे नहीं बढ़े थे। इसके साथ ही इस बैठक को सिर्फ कार्यों की प्रगति की समीक्षा को नहीं मान सकते, माना यह भी जा रहा है कि आगामी उपचुनाव को लेकर के और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही इस बैठक में तमाम वरिष्ठ अधिकारी थे, तमाम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री थे, इनके साथ आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर के भी चर्चा की गई। तो ये आज एक बड़ी और अहम बैठक मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में की जा रही है, मुख्यमंत्री आवास। नित्यानंद, अब इलेक्शंस में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। 2027 के
शुरुआत में ही मार्च अप्रैल में इलेक्शंस करा दिए जाएंगे और सरकार का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सरकारी योजनाओं, सरकार की स्कीम आम लोगों तक कैसे पेनिट्रेट कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी कैसे पहुंचे, लोगों को कैसे अवेयर किया जाए कि पिछले 10 साल में या 9 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है। ये एक तैयारी, एक विजन, इस पर भी चर्चा संभव रही होगी क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं अब। तो बिल्कुल चुनाव में अब लगभग 391 या 92 दिन बचे हैं, जिसको लेकर के भी तैयारियां जोरों से की जा रही है। सीएम का एक मुख्य उद्देश्य भी बताया जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए इस बैठक को बुलाया गया, किस प्रकार से इस चुनाव को लड़ा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को किस चीज से परेशानी हो रही है, इसके साथ ही जो एसआईआर का मुद्दा चला है, एसआईआर को लेकर के भी लगातार सीएम अन्य जनपदों में भी जाकर इसके बारे में बयान दे रहे हैं। लगभग एसआईआर के साथ जो विकास की परियोजनाएं हैं उस पर भी सीएम द्वारा चर्चा की जा रही है। तो आज का जो बैठक जो है वो बेहद अहम मानी जा रही है, जहां पे सभी राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद जानकारी के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नित्यानंद हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है, बहुत हद तक जो सरकार की स्कीमें हैं उनकी समीक्षा और वो आम लोगों तक और कैसे पेनिट्रेट कराए जाएं, कैसे पहुंचाए जाएं, इसकी चर्चा, क्योंकि इलेक्शंस भी बहुत करीब आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है, यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कोहरे का कहर दिख रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे में एक के बाद एक गाड़ियां टकराई, हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं, एक साथ कई गाड़ियों में आग लगी है। कोहरे के चलते ये भीषण हादसा हुआ। आपको बता दें, ऐसा ही हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी देखने को मिला था, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ था। कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई थी और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कोहरे की वजह से हादसा हुआ और कैसे एक के बाद एक गाड़ियों को नुकसान देख सकते हैं आप। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोहरे के चलते भीषण हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मथुरा हादसे पर मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। पीएम मोदी मृतक के परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा ऐलान कर चुके हैं। घायलों के लिए 50,000 की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। सीएम योगी ने भी सहायता राशि का ऐलान किया है, मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने सहायता धनराशि देने की घोषणा की है। मृतक के परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई है। प्रेम कौशिक हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मथुरा से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। प्रेम, ये कब की घटना है और यह हादसा कैसे हुआ? देखिए, सुबह 4:30 बजे का ये समय था जब ये गाड़ियां नोएडा, आगरा से नोएडा की तरफ जा रही थी। कुछ गोंडा से आ रही थी बसें और कुछ जो लोग हैं जो अपनी छोटी गाड़ियों में कानपुर से आ रहे थे वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करने के लिए। इनमें से 7 बसें थी और 3 छोटी गाड़ियां थी, जिनके बाद में टकराव हुआ। टकराव इतना भयंकर हुआ कि जिसके बाद में सभी बसों में और गाड़ियों में आग लगती चली गई। जो लोग बसों में सो रहे थे वो बसों में सोते हुए भी जिंदा जल गए और सभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि सरकारी जो प्रशासन अभी जब पुष्टि कर चुका है वो 13 लोगों की मौतों की पुष्टि कर चुका है। इन 13 लोगों की मौतों में 17 बैगों में पोस्टमार्टम तक जो है लाशें पहुंची हैं विवेक, और बहुत ही दर्दनीय घटना है जिसको लेकर यहाँ पर सभी लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए मुआवजा की घोषणा की है। 2 लाख रुपए मृतकों को, 50,000 रुपए घायलों के लिए घोषणा की। उसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी के लिए संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ में मृतकों और जो घायल हुए उन सभी के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की। साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो घटना है उसको लेकर बड़ा शोक व्यक्त किया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, इसमें बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से घना कोहरा आ रहा है, और ये आज ही नहीं, हर साल का विवरण है। लोगों का कहना है कि यमुना एक्सप्रेसवे की जो अथॉरिटी है। प्रेम, खबर यह भी आई कि हादसा इतना भीषण था, इतना खतरनाक था और कुछ शवों की तो पहचान ही नहीं हो पाई। कहा जा रहा है उनको डीएनए टेस्ट करा के फिर उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए विवेक, जो ये हादसा था इतना भयानक था कि जो पास के जो गांव हैं वो भी डर समझ गए। उसके बाद में जो ग्रामीण है वो वहां पर पहुंचे और इन ग्रामीणों ने, जो आसपास के ग्रामीण है, उनका बड़ा रोल रहा है इसमें। जो लोग हैं जो वहां फंसे हुए थे उनको शीशा तोड़ के निकाला गया,
वही उन्हीं ग्रामीणों द्वारा जो बस में लाशें थी उनको भी निकाला गया, और लाशों की जो स्थिति है वो इस तरह है कि उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। बड़े बड़े छोटे टुकड़ों में लाशें बट चुकी हैं, लाशें जमीनों पर थी, रोडों पर थी, जिसको खुरच कर जो है थैलियों में भरा गया, और अब उन सभी जो लाशें हैं उनका पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया। इसके बाद में डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट होने के बाद में परिजनों को सौंपा जाएगा, और बड़ी संख्या में परिजन, जिस तरह से सूचना लग रही है लोगों को, उस जी। तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं घायलों को देखने के लिए, अपने परिजनों की तलाश के लिए अब लोग मथुरा पहुंच रहे हैं। लेकिन ये हर साल की कहानी हो गई। अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी ऐसा ही हादसा देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई हैं। और घना कोहरा दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडिया की एक बड़ी हकीकत है। तो कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए हमें जिससे कि हम ऐसे हादसों से बच सके। हर साल की कहानी है और इससे इसके उपाय को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है प्रेम। हाँ बिल्कुल विवेक, जिस तरह से अभी कोहरे की शुरुआत ही थी और उस शुरुआत के दौरान में ये बड़ा हादसा साल के अंत में, और साल का सबसे बड़ा ये हादसा, लेकिन आखिरकार अथॉरिटी जब इतना पैसा वसूलती है टैक्स के मामले में, इतना टोल लेती है, इतना टैक्स लेती है, लेकिन आखिरकार इन लोगों के लिए व्यवस्था है क्या? आखिरकार मरता हुआ आम जनमानस ही है जो रोडों पर चल रहा, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की जा रहा है। आज किसने अपना बेटा खोया, और किसने अपने पिता को खोया, किसने अपने बहन को खोया, किसने अपने माँ को बिल्कुल खोया। सही बात लेकिन आखिरकार है। अथॉरिटी करोड़ों रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे पर क्या सुरक्षा मानक अप टू द मार्क हैं? क्या सभी सुरक्षा मानकों को फॉलो किया जाता है? घने कोहरे की स्थिति में क्या साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं जिसमें कि वार्निंग्स आती हों कि बहुत घना कोहरा, आप अपनी स्पीड लिमिट 20 रखिए, 10 रखिए, 5 रखिए, या गाड़ी पार्क कर दीजिए, साइड में लगा दीजिए, गाड़ी अभी ना चलाएं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि सिर्फ हादसा नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही भी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।